हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लुसेंट का प्राचीन भारत। तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपण कहा गया। साहित्य में जो है इसको कसारपण कहा गया। किसको? तो प्राचीनतम सिक्कों को। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहता है? तो आहत सिक्के कहा जाता है। यानी आहत यानी कि उसे जैसे नहीं होता है आहत, किसी को आहत करते हैं आप, उसका मतलब क्या हो कि आप किसी को डांट दिए, वो आहत हो गया, या किसी को मार दिए, आहत हो गया। तो वो ठोक कर मतलब किया जाता था। इसलिए इसको आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसारपण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने किया? तो यवन शासकों ने किया। सवाल है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यवन शासकों ने किया। और ऊपर वाला क्वेश्चन लगा लीजिए, 360 डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राचीनतम सिक्कों क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्य में किसको कसारपण कहा गया है? तो आहत सिक्कों को कहा गया है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख, अभिलेख और सार्थक। महत्वपूर्ण अभिलेख और सार्थक के बारे में हम लोग जानेंगे। हाथी गुफा अभिलेख यानी तिथि रहित अभिलेख, कलिंगराज खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख भी कहा जाता है, कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्र दामन से संबंधित है। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलसरी से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलसरी से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर यानी ये मालवा, मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। द्योपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। द्योपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। क्या? अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडिव पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडिव जो है पुदुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के साथ यानी मतलब संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। मलाया स्वर्णद्वीप कंबोडिया यानी कंबोज और जावा यानी यवन देश से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत का संबंध जो है बर्मा यानी कि स्वर्ण भूमि कहा जाता था उस समय, आज का वर्तमान में जो है म्यांमार है। मलाया स्वर्णद्वीप है, मलाया को स्वर्णद्वीप कहा जाता था। आज का जो मलाया है उसको स्वर्णद्वीप कहा जाता था। कंबोडिया जो है उस समय कंबोज था। कंबोडिया आज का कंबोडिया जो है उस समय कंबोज था। और जावा जो है उस समय यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। यवद्वीप के नाम से जाना जाता था, तो स्थापित हुए। चलिए हम लोग एक बार यहाँ पर अभिलेख के बारे में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, फिर से दोबारा। तो इसको याद रखने का तरीका है हाथी के कली। हाथी के कली आप जो है हाथी के कली याद रखिएगा। हाथी के कली जूना के दामन। हाथी के कली जूना के दामन। नस दिले गौतम, प्रयाग गले समुद्र, होल कैले होल कैले पुलकेशिन, मंद भैले मालवा, ग्वालियर के प्रति, भीष भीष देव, भीष देव पूरा हो गया। तो आपको हाथी के कली, हाथी हाथी के कली, तो हाथी की कली से के को साइलेंट कर दीजिए। हाँ से हाथी गुफा अभिलेख, इसको तिथि रहित अभिलेख बोला जाता है। हाथी से हाथी गुफा अभिलेख, इसको तिथि रहित अभिलेख बोला जाता है। कली से कलिंगराज खारवेल याद रखिएगा। कली से कलिंगराज खारवेल। तो हाथी के कली जूना के दामन, जूना के दामन, दामन। तो जूना मतलब जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख। गिरनार यानी जूनागढ़, गिरनार जो है आपका गुजरात में पड़ता है। तो जूनागढ़ अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख के दामन, के को साइलेंट कर दीजिए। और दामन मतलब रुद्र दामन, रुद्र दामन। तो हाथी के कली जूना के दामन। आगे बढ़िए। नास दिए गौतम, नास दिए 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 गौतम। तो दिए को आपको साइलेंट कर दीजिए। नास से नासिक अभिलेख, आ दिए साइलेंट कीजिए। गौतम, गौतम से गौतमी बलसरी, गौतम से गौतमी बलसरी, ये याद रखिएगा आप। मतलब इतना याद रखिएगा तो गौतमी, आप गौतम याद रखिएगा तो गौतमी जब पूछेगा नासिक अभिलेख
किससे संबंधित ऑप्शन दे देगा, उसमें रुद्र, दामन, गौतमी, बलश्री, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन देते। तो नासिक आपको याद है, नास देहल दिए तो नासिक हो जाएगा, नास से नासिक हो जाएगा, आ दिए गौतम, तो गौतम से गौतमी, बलश्री। तो इस तरह से याद रखने का तरीका है। अब आगे देखिए, प्रयाग, स्तंभलेख, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग गए, प्रयाग गए, कौन गए, तो समुद्र, प्रयाग गए समुद्रगुप्त, इसका पूरा नाम है याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। यानी प्रयाग गए किस लिए, तो प्रयाग में आपका इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ पर स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में। तो प्रयाग गए, प्रयाग गए, आपको गए जो है साइलेंट कर दीजिए, कट कर दीजिए। प्रयाग से आपका हो जाएगा, आपका प्रयाग से हो जाएगा आपका प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा। समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त इससे संबंधित शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, होल, होल किए आपका पुलकेशिन, पुलकेशिन, ऐसे ही बुरा याद रखिएगा, होल किए पुलकेशिन। होल से ये होल अभिलेख, होल से ये होल अभिलेख हो गया, ये साइलेंट कर दीजिए। अब पुलकेशिन से पुलकेशिन द्वितीय, तो ये होल जो किए आपके कौन किए, तो पुलकेशिन किए, तो यानी पुलकेशिन द्वितीय। तो ये होल, होल से ये होल याद रखिएगा, अब पुलकेशिन से पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। चलिए, मंद भैले मालवा, मंद भैले मालवा, यानी कि मंद हुए, भैले हम अलग अति करें, हुए मालवा, मंद हुए मालवा। तो मंद मतलब हुए, हुए को काट दीजिए, मंद से मंदसौर अभिलेख, मंद से मंदसौर अभिलेख हो गया, और हुए को काट दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मालवा मतलब मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश कौन हो जाएगा, यशोवर्मन आपका क्या हो जाएगा, तो शासक हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर के प्रति, ग्वालियर के प्रति, तो ग्वालियर के काट दीजिए, ग्वालियर मतलब ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा। कि प्रति मतलब प्रतिहार नरेश कौन हो जाएगा, भोज हो जाएगा, प्रतिहार नरेश कौन हो जाएगा, तो भोज हो जाएगा, प्रतिहार नरेश भोज। तो ग्वालियर अभिलेख जो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, इस तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद भीष्मदेव, भीष्मदेव, भीष से हो जाएगा आपका भीतरी स्तंभ अभिलेख या लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख जो जूनागढ़ में है, जूनागढ़ अभिलेख भी बोला जाता है, भीतरी स्तंभ लेख भी बोला जाता है। तो भीष से हो जाएगा भीतरी, एस से हो जाएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त हो जाएगा, एस से स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका याद करने का तरीका। देव से हो जाएगा आपका देवपाड़ा, पूछेगा देवपाड़ा अभिलेख, देव से देवपाड़ा, आ दे से देवपाड़ा, ब से आपका हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेन, बंगाल का शासक कौन है, तो विजय सेन है, विजय सेन याद रखिएगा, बंगाल का शासक विजय सेन। तो ऐसे याद रखने का तरीका है, अपना अपना ट्रिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हाथी के कली, जूना के दामन, नाश दिए गौतम, प्रयाग गए समुद्र, होल के लिए पुलकेशिन, मंद भैले मालवा, ग्वालियर के प्रति भीष्मदेव। इससे पूरा ये ट्रिक है, पूरे ट्रिक से ये याद आप रख सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, और लिखकर आप इसको कर लीजिएगा, और 2-3 बार कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब हो चुका है। टॉपिक नंबर 2 देखेंगे, प्राचीन भारत में लूसेंट के प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल देखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का विभाजन जो प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, यानी प्री हिस्टोरी, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्टोरी या वह इतिहास, यानी 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहास या प्राक इतिहास यानी प्री हिस्टोरी, या आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्टोरी, और इतिहास यानी हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया है, तो इतिहास का विभाजन कितने कितने भागों में किया गया है, यानी प्रागैतिहासिक यानी प्राक इतिहास यानी प्री हिस्टोरी, आदि इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री, और इतिहास मतलब हिस्ट्री, यानी 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि प्री हिस्टोरी बोलते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं कि जिस काल में मतलब जिस काल में मतलब प्राचीन काल की बात कर रहा है, तो उस समय जो है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, यानी कि कोई लिखित विवरण है ही नहीं, किया ही नहीं है, यानी कि वो लिखना और पढ़ना नहीं जानता था। तो क्या होता है कि उस काल में जो है कोई भी चीज़ लिखित विवरण नहीं है, जब लिखना और पढ़ना जानता ही नहीं था तो क्या लिखेगा, क्या पढ़ेगा, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सवाल है किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सवाल फिर से है
जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके हैं। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद जो है उपलब्ध लेख क्या है कि पढ़े नहीं जा सके हैं, उसे क्या बोलते हैं? आद ऐतिहासिक काल। तो अब चलिए कि क्वेश्चन करते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है नहीं पढ़े जा सके, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल में कौन सा आएगा? आपका हड़प्पा आएगा, मोहनजोदाड़ो आएगा, क्योंकि इस समय जो है लिखी गई है, इस समय में इस काल में जो है लिखी गई है, लेकिन अभी तक जो भी लिखी गई है लिपि है उनकी, जो लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और उसको जो है आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो वही बोल रहा है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है ये आपका प्रोटो हिस्टोरी यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में आता है, तो इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और जो ऊपर वाला है जो प्रागैतिहासिक काल, इसको जो है आदि मानव का जो समय था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस समय जो है लेखन कला ये सब थी नहीं, मतलब आदि मानव के समय में। तो आप प्रागैतिहासिक काल को जो है आदि मानव को, पूरा पाषाण काल को, यानी कि पूरा पाषाण नहीं, पाषाण काल को ही आप रखिए, क्योंकि पाषाण काल में ही पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। तो पाषाण काल को जो है प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पाषाण काल, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में आता आएगा। और आपका जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किस में आएगा? आपका आदि ऐतिहासिक काल में आएगा, क्योंकि इस समय जो है लिखना लोग जानते थे, लिखते थे। तो लिपि जो है हड़प्पा की भाव चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब आगे चलते हैं। मानव विकास को उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव इतिहास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित जो है, जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, जिसको ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें जो है आपका बौद्ध धर्म, जैन हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा, साथ ही साथ वैदिक काल हो जाएगा। वैदिक काल में उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस समय क्या होता है कि लेखन कला भी प्रचलित हो गई थी और साथ में साथ लोग पढ़ना लिखना जानते थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म में लिखना पढ़ना सुनना जानते थे, क्योंकि आज भी वो सारी चीज़ें पढ़ी जाती है बौद्ध जैन धर्म से संबंधित जितने भी आप उस समय के जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उन सबको। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल जिसमें जो है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल है, ये सारी चीज़ें आपको ऐतिहासिक काल में आ जाती हैं। तो तीसरा जो है ऐतिहासिक काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। ज्ञानी मानव यानी होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव जो है, जिसको होमो सेपियंस भी कहा जाता है, ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है, का प्रवेश जो है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष हुआ। लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। किसका? तो होमो सेपियंस का, यानी कि किसका? तो ज्ञानी मानव का। अब देखते हैं नाम और तिथियों के बारे में हम लोग देखते हैं। पूरा पाषाण काल यह 20 लाख वर्ष से पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। यानी पूरा पाषाण जो है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। आरंभिक हो गया, मध्य हो गया और उत्तर पूरा पाषाण काल हो गया। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है, और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। किस काल के दौरान? पूरा पाषाण के काल के दौरान। मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी कि जिस काल में जो है पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे जो है मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष से पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इसका काल जो है 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इस काल के पाषाण औजार जो है आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। प्रायः इन औजारों में जो है हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे
हंसी और आरी जैसे औजार मिलते हैं। नवपाषाण काल इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है। इसकी शुरुआत जो है लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है। किसकी शुरुआत? तो आपका नवपाषाण काल का। अब देखते हैं पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल कि मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। यानी पूर्व पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल के मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। क्या था? तो शिकार था। शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार जो है पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। किसके? तो आदि मानव के। आग का आविष्कार जो है पूर्व पाषाण काल में और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूर्व पाषाण काल में हुआ था। और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। पूछेगा पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ। और नवपाषाण काल में हुआ तो पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का और आग का। पूर्व पाषाणिक प्रस्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। यानी कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। यानी कि इससे पता चलता है कि आग जलाने का उस समय आविष्कार हुआ था आग का। यानी लोग आग से परिचित थे, तभी तो राख होगा। तो ये काम मिला है तो कुरनूल गुफा में मिला है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुई? तो नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सवाल है कि मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। तो उसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? तो कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अति रंपकम था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था ये कुल्हाड़ी? तो अति रंपकम से मिला था। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। सवाल है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। कब तक? लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलन नदी के किनारे। कहाँ? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। कौन सा? तो मेहरगढ़। क्या है? तो अन्न उत्पादक स्थल है मेहरगढ़। और किस समय का है? तो प्रागैतिहासिक काल का है, यानी प्री हिस्ट्री का है। यानी कि जिस समय मतलब पाषाण काल यानी आदि मानव वाले समय का है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, पहली फसल और जौ थी। यानी कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो गेहूं थी। यानी कि गेहूं जो है पहले सबसे प्राचीन थी और ये पहली फसल थी। एवं जौ थी। एवं क्या थी? तो जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो पश्चिमी बलूचिस्तान में है, बोलन नदी के किनारे। और बलूचिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में आज पड़ता है। कहाँ? तो पाकिस्तान में, आज के वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय ये भारत में था। कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। कोल्डिहुआ जो है उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहुआ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। और इसका संबंध किससे था? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहुआ से मिले है। और कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और उस समय जब भारत बंटवारा नहीं हुआ था उस समय कहाँ था? तो भारत में था। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। चलिए याद रखिएगा कि किस और कहाँ जो है कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है? तो मेहरगढ़ में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे? तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजार की खोज की। जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजार की क्या की? खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति की खोज हुई। पल्लावरम
नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। कहाँ? तो पल्लावरम नामक स्थान पर क्या हुई थी? तो प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने बिंदु क्षेत्र में लघु पाषाणु उपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। यानी कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? तो 1867 ईस्वी में हुई। यहाँ पर लिखिए कि भारत में सर्वप्रथम जो है मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब हुई? तो 1867 में हुई। किसके द्वारा? तो जब C.L. कार्लाइल ने बिंदु क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थि पंजर जो है मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। क्वेश्चन लगाइए, भारत में नवपाषाण सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ? तो ये प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो मोहनजोदाड़ो था। क्वेश्चन लगा लीजिएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में। असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाब कपि है। असम का जो है श्वेत भ्रू गिब्बन जो है भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाब कपि है। क्या है? तो मानवाब कपि है। किसका? तो असम का। कौन? तो श्वेत भ्रू गिब्बन। क्या है? तो भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाब कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बस्ती थी। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी। इसका संबंध जो है जरवे संस्कृति से है। इसका संबंध किससे है? तो जरवे संस्कृति से। किसका? तो इनाम गांव का। और इसका संबंध किससे था? तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती से था। किसका? तो इनाम गांव का। क्वेश्चन लगाइए, इनाम गांव का एक बड़ी बस्ती से संबंध था, तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती से था। इसका संबंध जुर्वे संस्कृति से है। इसका संबंध जुर्वे संस्कृति से है। किसका? तो इनाम गांव का। इनाम गांव में ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, यानी तांबे से बनी हुई वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती थी। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालक या शिवालिक। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा पुनर्पाषाणिक आवासीय पुरस्थल है। भीमबेटका जो है गुफा पुनर्पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। क्या है? तो पुनर्पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिम मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है आदिम मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र यानी कि पत्थरों पर चित्र शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन चित्रों को जो है पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1857-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था, के द्वारा की गई थी। इसकी खोज है 1957 से 58 में। इसकी खोज है 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। कब किया? तो 1990 में। किसको? तो भीमबेटका क्षेत्र को। किसने? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने। कब? अगस्त 1990 में। क्या घोषित किया? तो राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में जो है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसको? तो भीमबेटका को। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी मिलता है। भारत में जो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट देखते हैं। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी कौन थे? रिजले क्या थे? तो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने
प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर जो है भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया, किसने? रिजले ने किए। और ये कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। टॉपिक नंबर 3 पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। टॉपिक नंबर 3 सिंधु सभ्यता के बारे में, और ये लुसेंट का है, बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। रेडियो कार्बन 14 जो है इस नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। किसके द्वारा? तो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति है, यानी साइंटिफिक ये जो है ना एज पता लगाने वाला ये टेक्निक है, कार्बन 12 कार्बन 14 इससे। तो ये इसके बारे में इसके द्वारा जो है इसका समय निर्धारण किया गया है। किसके द्वारा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। और इससे जो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार लगभग त्रिभुज के आकार यानी त्रिभुजाकार है ऐसे। चलिए आगे देखते हैं। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 यानी कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लीवी यानी कि तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो है BF लीवी है द्वारा 1946 में की गई थी। किसके द्वारा? तो 1946 में की गई थी BF लीवी के द्वारा। और ये अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है तिथि निर्धारण की जो है कार्बन 14 की खोज की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। इस पद्धति में जो है जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। कब की? तो 1921 में की, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को आज ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को किसमें रखा जा सकता है? तो आज ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। यानी कांस्य युगीन सभ्यता थे, कांस्य से बनी हुई चीजें यहाँ पर अधिक इस्तेमाल की गई है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। किसको? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, उधर मैं पढ़ा चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आज ऐतिहासिक काल में रखा गया। इसके कारण ये था कि इस समय जो है लिखने की पद्धति थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इनकी लिपि थी, और लिपि थी भाव चित्रात्मक। वो जो लिपि लिखी गई है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसलिए आज ऐतिहासिक में उसको कहता है कि जिस काल में लेखन कला जो है प्रचलित है, लेकिन उपलब्ध जो भी लेख है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको आज ऐतिहासिक में कहा जाता है। और उसमें जो उस समय की जो भी लिपि है उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो जितने भी है उस समय के, सबको आज ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता का मुख्य निवासी कौन थे? तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। भूमध्य सागरीय। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। यानी कि सर जॉन मार्शल जो है ये है कौन? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? कौन? तो सर जॉन मार्शल। तो ये 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का विधिवत घोषणा किए। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे स्थित सुदकांगडोर बलूचिस्तान। यानी कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है दास नदी के किनारे सुदकांगडोर बलूचिस्तान में मिलते हैं। और पूर्वी पुरास्थल हिंदन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में मिलता है। यानी पूर्वी पुरास्थल जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर। यानी उत्तरी पुरास्थल जो है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में मिलता है। और दक्षिणी पुरास्थल जो है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में मिलता है। दक्षिणी पुरास्थल कहाँ मिलता है? गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे। इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ये उत्तर हो गया, ये आपका एस हो गया साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका
सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूर्व स्थल दास्क नदी। तो पश्चिमी पूर्व स्थल ये हो गया आपका वेस्ट वाला, तो यहाँ पर आपका दास्क नदी हो जाएगा, दास्क नदी, दास्क नदी। और सुतकांगडोर, सुतकांगडोर, सुतकांगडोर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। तो और ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ है तो पाकिस्तान में है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि पश्चिमी वाला जो है आप पश्चिमी वाले ये वाला है, आप ये वाला याद रखिए, वेस्ट वाला पहले सुधा, सुधा देम, देम बलूचिस्तान, सुधादम बलूचिस्तान। सु से सुतकांगडोर, दा से दास्क नदी, सु से हो जाएगा सुतकांगडोर ये वाला, आ जो दा से हो जाएगा दास्क नदी ये वाला हो जाएगा, दास्क नदी ये वाला। और देम को जो है आप कट कर दीजिए, साइलेंट मार लीजिए, बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान में, तो पश्चिमी हो जाएगा। तो इस तरह से सुधादम पाकिस्तान बलूचिस्तान याद रखिएगा। जब बलूचिस्तान जो है आज पाकिस्तान में है, तो याद रखिएगा सुधादम बलूचिस्तान, इस तरह से याद करेंगे, ये ट्रिक है। तो आप और भी ट्रिक अपने से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सुधादम मतलब बोलते, सुधादम का मतलब हो गया कि आप किसी को मार कर नहीं होते हैं, मार कर इतना मारे कि वो बेचारा नीचे सो गया, इतना मार खाया है ना कि उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं को उठ सके या दर्द को बहा सके, वो ऐसे ही लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं सुधादम पाकिस्तान, यानी कि पीट कर, यानी बलूचिस्तान या पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में है। तो पीट कर जो है ना उसको इतना पीटा गया, इतना पीटा गया, इतना मारा गया कि उसको मतलब शरीर में इतना दर्द है, उसकी ताकत नहीं है कि वो उठ कर बैठ सके, इसलिए वो सोया हुआ है, तो सुधादम यानी सुला दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। आप अब हम लोग देखेंगे पूर्वी, पूर्वी पूरा स्थल देखेंगे, पूर्वी पुष्कर स्थल ये ईस्ट वाला, तो ईस्ट वाला देखेंगे। तो आप याद रखें, याद रखिएगा आ ही, आ ही, आ से हो जाएगा आलमगीरपुर ये वाला आलमगीरपुर, ही से हो जाएगा हिंडन नदी हो जाएगा, ही से हिंडन नदी हो जाएगा। आ इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, पूर्वी पूर्व स्थल है ना ये वाला पूर्वी, तो ईस्ट ऐसे ईस्ट, ईस्ट वाला ईस्ट, तो याद रखिएगा, आप इसको याद रखिएगा पूर्वी पूर्व स्थल वाला पुआ, पुआ में ऊ, पुआ में ऊ, पुआ में ऊ ही। तो पू से पूर्वी हो जाएगा, आ से आलमगीरपुर हो जाएगा, में से मेरठ जिला हो जाएगा, उस से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ही से हिंडन नदी हो जाएगा। तो ये पूरा पूर्वी पूरा स्थल हो गया। पूर्वी पूरा स्थल पूछेगा सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल के बारे में, तो पुआ में याद रखिएगा, पुआ में, पुआ में उही, ऐसे भी याद रखिएगा, पुआ में उही, चाहे पुआ में हूँ, में ही, ऐसा भी याद रखिएगा। आप जिस तरह से याद रख सकते हैं या आप ना खुद का ट्रिक बना सकते हैं। पू से पूर्वी हो जाएगा, आ से आलमगीरपुर हो जाएगा, में से मेरठ जिला हो जाएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ही से हिंडन नदी हो जाएगा, यानी कि पूरा आपका ये ट्रिक हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा है इसके बाद। उत्तरी पूरा स्थल है जो है, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के किनारे है, अखनूर जिला के निकट मादा, इसको याद रखिएगा, उत्तरी का इसे उत्तरी वाला, नॉर्थ वाला उमा आज, उमा याद रखिएगा, ऊ से उत्तरी, माँ से मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर था। और से आपका हो जाएगा अखनूर जिला है, अखनूर जो है ना जिला है, अखनूर। ज से आपका जम्मू कश्मीर याद रखिएगा इसमें, उसे उत्तरी, माँ से मांदा, और से अखनूर जिला है ये, ज से जम्मू कश्मीर, तो ये उत्तरी वाला याद रह जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दक्षिणी वाला देखते हैं, दक्षिणी वाला क्या है, दक्षिणी वाला है, दक्षिणी वाला आपका ये दक्षिणी पूर्वास्थल के बारे में पूछेगा, किसका तो सिंधु सभ्यता के बारे में, दक्षिण पूर्वास्थल के बारे में पूछेगा, तो ये याद रखिएगा दक्षिणी के बारे में, ये साउथ वाला। दो दा, दो दा अ अह म,
ददाहम याद रखिएगा, द से दक्षिणी याद रखिएगा, दा से दाइमाबाद, द से दक्षिणी, दा से दाइमाबाद, और से अहमदनगर, से अहमदनगर, ठीक है, से अहमदनगर, म से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, म से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पे महाराष्ट्र है, गोदावरी नदी के तट पर। तो इसे जो है ये ऐसे पूरा आपका दक्षिण भी हो गया। ददाहम याद रखिएगा, दक्षिणी पूर्व स्थल के बारे में पूरा हो जाएगा। तो आप अपना खुद का भी ट्रिक याद रख सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन लगा लीजिए, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 कोई बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाड़ी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। ये 6 हैं जिनको जो है बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। यानी कि धौलावीरा जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। जिसे जो है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए हैं। नोट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, घाघर नदी है। यानी कि जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, घाघर नदी है, जो हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। जो हरियाणा का हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। इसकी खोज जो है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। किसकी? तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित राखीगढ़ी यानी घाघर नदी के किनारे जो है उसको। चलिए आगे देखते हैं। लोथल और सूर्यकोटता। लोथल और सूर्यकोटता के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल और सूर्यकोटता। लोथल और सूर्यकोटता जो है सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था, जहाँ से आयात निर्यात होते थे उस समय। आगे देखते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का शौक जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन कहाँ? तो राजस्थान में है। जुते हुए खेत यानी कि खेत जो है जुते हुए खेत मिले हैं, और नक्काशीदार यानी ईंट जो है उस पर नक्काशी की गई है। इसका प्रयोग का साक्ष्य यानी प्रयोग का साक्ष्य जो है पहली बार कालीबंगन और से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार क्या? तो स्नानागार क्या? तो स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा। जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 7.10 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। 2.43 मीटर क्या है? तो गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इस स्नान कुंड में जो है दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और चारों ओर कैमरे बनाए गए थे, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें जो है भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। शायद जो है यहाँ विशिष्ट नागरिक जो है विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड जो है यज्ञ वेदी जो है लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सवाल कर लीजिए कि अग्निकुंड यानी यज्ञ वेदी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। उनके चारों ओर जो है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा क्या है? तो विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एकांश मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एकांश मूर्ति मिली है। क्या मिली है? नर्तकी की एकांश मूर्ति मिली है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर से स्त्री के गर्भ से
निकलता पौधा दिखाया गया। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंद्रहुदुड़ से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चंद्रहुदुड़ से मिले हैं। किससे? लोथल और चंद्रहुदुड़ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? तो भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि जो है दाहिने से बाएं तरफ लिखी जाती थी, यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर, यानी दाएं से बाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाते थे। जब अभिलेख जो है एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति जो है दाईं से बाईं और बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट देखते हैं। नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किसका? शहद का प्रयोग करते थे। किसका? तो शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। सवाल पूछेगा मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनमाली से मिला है। सिंधुवासी सवाल करेगा सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सवाल फिर पूछेगा सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी तो गेहूं और जौ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। सवाल करेगा कि कहाँ से चावल के दाने मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। जिनसे जो है धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतता, कालीबंगन और लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुतकोतता, कालीबंगल और लोथल से संध्याकालीन घोड़े के क्या मिले हैं? तो अस्थि पंजर मिले हैं। क्या मिले हैं? तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सवाल करेगा कहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं? तो सुतकोतता, कालीबंगल और लोथल से संध्याकाल के घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई कितने के अनुपात में थी? तो 16 के। तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में थी? तो 16 के अनुपात में थी। कितने का? तो 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति के बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। हड़प्पा किसके किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। स्थिति क्या है? तो पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। स्थिति इसका कहाँ है? मतलब ये हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब का प्रांत है साहिवाल जिला और ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। कौन सा? तो पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है और ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसने की? मतलब खोज या उत्खननकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स जो 1926 में, वहलर 1946 में। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। रखाल दास बनर्जी 1922 में, मायके और वहलर के द्वारा। साल याद मत रखिए, किसने खोजा इसको याद रखिए। चनहुदड़ो जो सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का, नवाब शाह जिला, मायके के द्वारा और MC मजूमदार के द्वारा। कालीबंगल घाघर नदी किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष और बीबीलाल और बीके थापर है। पोर्ट दिजु सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान है, फजल अहमद के द्वारा खोजा गया। रंगपुर जो मादर नदी के किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला है, रंगनाथ राव के द्वारा खोजा। रोपड़ जो सतलज नदी किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला है, जगदत्त शर्मा है। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला है, रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया है। उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है, जगदत्त शर्मा है। सूतकांगडोर जो है दास नदी किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ओरल स्टाइन जो है ओरल स्टाइन यहाँ के उत्खननकर्ता है सूतकांगडोर के। बनमाली जो है रंगोई है, हरियाणा का हिसार जिला है। बनमाली जो है रंगोई है, हरियाणा का हिसार जिला है और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। इसको आप बड़ा कर लीजिएगा, बड़ा से बड़ा कर लीजिए, जूम कीजिए, जूमिंग इसमें दिया गया। बाकी में आप जूमिंग नहीं देगा, यहाँ पर जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं, उल्टा सीधा जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इसमें ये है, आप जूम करके पढ़िएगा, चाहे छोटा करके पढ़िए, चाहे उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, जैसा कीजिए वैसा करके पढ़िए। धौलावीरो जो है लूनी नदी किनारे, गुजरात के कच्छ जिला,
खादिर बेट द्वीप पर जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। शोध का जो है शादी कौर जो है दक्षिण बलूचिस्तान में जॉर्ज बेल्स के द्वारा खोया, जॉर्ज बेल्स के द्वारा खोया गया है। तो ये सब है, तो इसको याद रखना। तरीका क्या है, तो याद रखिएगा हरादम पाकिस्तान, हरादम पाकिस्तान। ह से आपका पाकिस्तान, ह से हड़प्पा, हड़प्पा हो गया। रा से रावी नदी आपका हो गया। देम से हो गया दया राम सहनी, पाकिस्तान से, पाकिस्तान में है ये, कहाँ है तो पाकिस्तान याद रखिएगा। पूरा प्रांत सनांत जिला नहीं पूछता, सिर्फ पाकिस्तान याद रखिएगा। तो हरादम पाकिस्तान से आपका हो जाएगा हड़प्पा, राव से रावी नदी, देम से दयाराम सहनी, पाकिस्तान से पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको याद रखिएगा, मौसी रखबू आई पाकिस्तान, यानी कि एक लड़का है जो पूछ रहा है अपनी मौसी से कि मौसी रखबू आई पाकिस्तान, यानी फोन करके पूछ रहा है कि मौसी रखबू आई पाकिस्तान, यानी कि हम आपके घर आए रखिएगा आप, तो वही जो है मौसी रखबू आई पाकिस्तान। तो मौ से आपका हो जाएगा, मौ से हो जाएगा मोहन जुदाड़ो, याद रखिएगा मोहन जुदाड़ो, मैं छोटा लिख रहा हूँ मोहन जुदाड़ो। सी से सिंधु, कौन सी नदी हो जाएगा तो सिंधु नदी हो जाएगा। रखबू से क्या हो जाएगा, रखबू से हो जाएगा रखाल दास, ठीक है रखाल दास। बू से बनर्जी, बनर्जी ब से बनर्जी या बू से बनर्जी कर दीजिएगा। अब आई यहीं को कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, पाकिस्तान से, पाकिस्तान में ये है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, मौसी रखबू आई पाकिस्तान, जब मैं मौसी रखबू पाकिस्तान आई, ऐसे भी कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक है, इसको लिख कर आप सेट कर लीजिएगा, या अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चौसी, चौसी गमू सी, ये याद रखिए चौसी गमू सी, गमू सी। चौ से चंद हुदड़ो हो जाएगा, सी से सिंधु नदी हो जाएगा, गौ से गोपाल मजूमदार हो जाएगा, यानी जीएन मजूमदार जो यहाँ पर लिखा है तो हो जाएगा गोपाल मजूमदार, जी से गोपाल, गौ से गोपाल, तो गमू से हो जाएगा गोपाल मजूमदार। सी से सिंध प्रांत हो जाएगा, सिंध प्रांत कहाँ है तो आप पाकिस्तान में है, तो ये याद रखिएगा सी से सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान। तो चौसी गमूसी पाकिस्तान या चौसी गमूसी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखिएगा काग, काग, काग है कौवा को काग भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो काग बारा याद रखिएगा, काग बारा, यानी कि का से काली बंगन, काली बंगन याद रखिएगा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं। घ से घाघर नदी, नदी याद रखिए घाघर नदी। बा से आपका, बा से हो जाएगा, बा से बीबी लाल कर दीजिएगा या बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर, इसको याद रखिएगा। राज से हो जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान याद रखिएगा, राज से राजस्थान, तो इस तरह से याद रखिएगा। या आप इसको लिखिएगा काग, काग रख दीजिएगा, आप इसको रखिएगा रा ओ, या और आप यह कुछ बनाकर कर दीजिएगा, बस इसको ऐसे रखिएगा, थोड़ा सा ये कठिन हो रहा है। इसको रखिएगा 5 नंबर को आपको कोसी, कोसी फांसी, को से कोट दीजिए, कोट दीजिए याद रखिएगा, को से कोट दीजिए, शॉर्ट लिख रहे हैं। सी से
सिंधु नदी याद रखिएगा आप, ठीक है। फ से आपका लिखिएगा फजल अहमद, अहमद याद रखिएगा, फ से फजल अहमद। सी से सिंध प्रांत लिखिएगा, सिंध प्रांत का खैरपुर में ये आपका है, ठीक है। ये कोटदीजी वाला, ये 5 नंबर। 6 नंबर देखते हैं हम लोग, 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है रमारगु, रमारगु है, रमारगु या मतलब ऐसे र से रंगपुर हो जाएगा, रंगपुर, सॉरी, रमारगु, रमारगु, र से हो जाएगा रंगपुर। 6 नंबर है मा से मादर नदी, र से आपका कौन है? तो रंगनाथ राव, खोज किए थे रंगनाथ राव, या उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। गु से गुजरात में है, गुजरात में है, तो गुजरात याद रखिएगा। 6 नंबर आप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर देखिए, रोस या अप, रोसियप याद रखिएगा, रोसियप लिख लीजिए, रोसियप। रो से रोपड़, रो से रोपड़ हो गया। स से सतलज यानी नदी हो गया, नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। य से यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा हो जाएंगे। आप प से हो जाएगा आपका पंजाब, पंजाब, पंजाब में है ये, रोपड़ पंजाब में है, यानी रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। आपका यगदत्त शर्मा इसके खोज करता है या उत्खनन करता थे, और कहाँ है? तो पंजाब में होगा, तो रोसियप याद रखिएगा। आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए, लोभो रघु, लोभो रघु याद रखिएगा। लो से लोथल, लोथल। भो से भोगवा नदी, भोगवा नदी याद रखिएगा। और र से आपके हो जाएंगे रंगनाथ राव, रंगनाथ राव याद रखिएगा। और गु से गुजरात में है, गुजरात में ये है, लोथल जो है गुजरात में है। और ये क्या था उस समय का? ये बंदरगाह था, तो इसे याद रखिएगा, लोभो रघु। ये 9 नंबर देखिए, आही य उ, आही यऊ याद रखिएगा, आही यऊ। आ से आलमगीरपुर, ही से हिंडन नदी, य से यगदत्त शर्मा, उ से उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। आ से आलमगीरपुर, ही से हिंडन नदी, य से यगदत्त शर्मा, उ से उत्तर प्रदेश। आप 9 नंबर ऐसे याद रखिएगा, ये अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे अब सुधा आप, सुधा आप यानी सुधा आप या सुधा आप, यानी सुधा व्यक्ति होता नहीं होता है, सीधा साधा व्यक्ति, उसको सुधा भी बोलते हैं, तो सुधा आप यानी सु से हो जाएगा सुतकांगडोर, 10 नंबर याद रखिएगा। सु से 10 नंबर, सु से सुतकांगडोर। दास से दास का नदी हो जाएगा। आ से हो जाएगा ऑरल स्टाइल हो जाएगा। अप से पाकिस्तान हो जाएगा, इस तरह याद रखिएगा। ये 11 नंबर देखिए कैसे होगा, बर रह यानी कि वर, वर मतलब लड़का, लड़का भी होता है, वर, वर वधु, वर वधु नहीं होता, शादी होता है तो वर वधु बोला जाता है। तो वर रह बोल रहा है कि वर रह, तो व से हो जाएगा बनमाली, व से बनमाली। र से रंगोई नदी हो जाएगा। र से हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा आपके जो उत्खनन करता है। ह से हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा याद रखिएगा, ह से हरियाणा, ऐसे याद रखिए ट्रिक लिखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर आपका हो गया, 11 नंबर हो गया। ये वाला धौलावीरा लुन नदी किनारे गुजरात के, गुजरात में है। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट है, इसको याद रखिए। सोतका सादिकौर, सोतका लिखा है, सादिकौर है, नदी किनारे है सादिकौर, ये दक्षिण बलूचिस्तान में। जॉर्ज डल्स इसके उत्खनन करता है, तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे अब अगले दिन, नेक्स्ट डे 360 डिग्री क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन करते हुए और समझते हुए पढ़ेंगे विस्तार से। चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, अपने समाज का ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, और अपने देश, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज से प्यार कीजिए। लाइफ में सफल बनिए, सक्सेसफुल बनिए, और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, और सबको प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आपको आपके माता पिता की कसम, आपको आपकी कसम, अगर आप अपने पढ़ाई से प्यार करते हैं तो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक अपना ख्याल रखिए।